सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले मेरे बजट का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारा जो बजट है उसके अंदर बजट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। साथ ही समझेंगे प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और इसके अलावा एक और चीज समझेंगे हम कि बजट कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं बजट व्यय। दूसरी चीज है यहां पर प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और तीसरी यहां पर क्या है बजट टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बजट एक्सपेंडिचर। देखिए, लास्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था कि किसी भी बजट के दो पार्ट होते हैं, एक जहां से पैसा आता है और एक जहां से पैसा जाता है। बजट रिसिप्ट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको लास्ट पार्ट में डिटेल में बता चुका हूं, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जहां पर टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी हमने वहां पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आप उसे एक बार पार्ट को जरूर देख लें। ओके, अभी के पार्ट में क्या है, देखिए बजट एक्सपेंडिचर की बात करूं तो सरकार के एक साल के अंदर जितना भी खर्चा होता है एस्टिमेटेड, दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर। अनुमानित खर्च जो भी एक अकाउंटिंग ईयर या लेखा वर्ष में होता है। बात आ रही है इसके अंदर दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि इसको आपको याद करना है असेट्स और लायबिलिटी की फॉर्म में। असेट्स मतलब होता है परिसंपत्तियां, ठीक है, और लायबिलिटी का मतलब मैंने बताया था आपको देता। देखिए, असेट्स का मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए इंडियन रेलवे कहीं ना कहीं भारत सरकार की, भारत की असेट्स है। अगर शेयर किसी सरकार ने किसी कंपनी में शेयर खरीद रखे तो वो उनके असेट्स है, और कर्जा एक तरह का लायबिलिटी होती है। अब सर बेसिकली अगर हम लोग किसी को पैसा देते हैं, हम लोग मान लो आप ही और मैं है दोनों, हमने किसी को पैसा दिया तो दो केस बन सकते हैं। पहला, या तो वो हमें कोई सामान देगा, तो इसका मतलब जब हम किसी को पैसा देंगे तो हमारे पास असेट्स क्या आएगा परिसंपत्ति आएगी। या अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है उसके ऊपर हम कर्जा चढ़ा दें, मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो जाए। मैंने बोला दो चीज होंगी, या तो आपका यहां पर असेट्स आएगा एक, या आपने पैसे दिए तो आपका कर्ज उतर रहा होगा। ठीक है, मतलब कि कर्ज उतर रहा का मतलब लायबिलिटी कम हो रही होगी। तो अब सरकार क्या करती है, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर सब्सिडी देती है। जब सरकार हर साल हॉस्पिटल पे खर्चा करती है, हर साल स्कूलों पे खर्चा करती है, कई सारी चीजों पे खर्चा करती है, तो क्या सरकार के पास कोई असेट्स आता है क्या, मतलब कि उसके पास कोई चीज मिल रही है उसे? नहीं आता। और सरकार की ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। ऐसा भी नहीं होती कि सरकार ने इस साल खर्चा कर लिया तो अगले साल नहीं करेगी, सरकार अगले साल भी करेगी। तो अब हो क्या रहा है, तो इसकी डेफिनेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, राजस्व व्यय की, वो बनती है इट इज अ एक्सपेंडिचर विथ नीदर क्रिएट एनी असेट्स, मतलब यहां पर कोई असेट्स इंक्रीज नहीं होता, और नॉन रिडक्शन एनी लायबिलिटी, ना ही नॉर रिडक्शन एनी लायबिलिटी, ना ही यहां पर कोई लायबिलिटी में कमी आती है। विच मीन्स ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, ऐसे व्यय होते हैं जिनसे ना तो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, और ना ही देयता में कमी आती है। बन गई डेफिनेशन। ठीक है, वहीं अगर मैं पूंजी की बात करूं, पूंजीगत व्यय की, कैपिटल की, तो सरकार ने एग्जांपल मान लो किसी जियो, एग्जांपल ले रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, जियो कंपनी को सरकार ने खरीद लिया। जियो कंपनी आप सभी जानते होंगे। तो सरकार ने जब खर्चा करा तो जियो को, कंपनी को खरीद लिया। अब सरकार के व्यय करने पर उसकी परिसंपत्तियां बढ़ गई, उसकी एक इंडस्ट्री बढ़ गई, तो यहां पे परिसंपत्ति में कमी या चेंजेस, वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी जब व्यय करेंगे तो यहां पर इन दोनों में परिवर्तन आता है, लेकिन इस वाले में राजस्व व्यय मतलब रेवेन्यू वाले में चेंजेस नहीं आता है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बनेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट एनी असेट्स और रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। विच मीन्स अगर हमने जियो को खरीदा तो हमारा असेट्स बढ़ गया ना भाई, हमारी जियो इंडस्ट्री बढ़ गई, जियो इंडस्ट्री आ गई हमारे पास, अलग बात है पैसा गया,
है ना। तो देखो यहाँ पे पैसा व्यय होने पर, एक्सपेंडिचर होने पर असेट्स बढ़ गए। और अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी ने जो लोन ले रखा था या कंपनी नहीं बोलेंगे, सरकार बोलेंगे, सरकार ने जो लोन ले रखा था, सरकार ने वो लोन पे कर दिया। अब पैसे तो गए लेकिन कर्जा क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो मतलब कि असेट्स और लायबिलिटी में जिसमें चेंज आता है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिसमें नहीं आता है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इन दोनों में चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सॉरी। नाउ प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो पहले से प्लान किए गए हैं। सॉरी, जैसे कि 5 ईयर प्लान, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कई सारी हेल्प करता है, वो सारी चीजें, वो सारे किस में आते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर में। तबीयत खराब चल रही है इसलिए वीडियो पहले भी नहीं बना रहा था, चोट लगी हुई है, बट आज सोचा बना लूं, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। सॉरी। नाउ तो प्लान एक्सपेंडिचर में बता रहा था आपको, प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो पहले से प्लान है, वो दो चीजों में आते हैं प्लान वाले, योजना में। पहले आते हैं किसमें, 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान बनते हैं उसके अंदर जितनी भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे प्लान एक्सपेंडिचर में कंसिडर किए जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जितनी भी हेल्प करता है वो सारे प्लान एक्सपेंडिचर में, जितना ही पैसा खर्च करेगा। लेकिन जो खर्चे, जो एक्सपेंडिचर 5 ईयर प्लान और स्टेट गवर्नमेंट को जो हेल्प मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें नहीं आते हैं, वो सारे कहलाएंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब इसको गैर योजना व्यय बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन उसको गैर योजना ना बोल के योजनेतर व्यय बोला गया। योजनेतर मतलब बिना योजना वाले व्यय, ठीक है। तो आप इनकी डेफिनेशन दे सकते हैं, इसमें 2 पॉइंट जरूर डालना, 5 ईयर प्लान और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य केंद्र सरकार राज्य सरकारों में जो सहायता प्रदान करती है, जो काम के लिए पैसे देती है, उसके अलग वाले तो नॉन प्लान होंगे और उसके वाले क्या होंगे, प्लान एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। एक बार बुक में रीड करना, अगर नहीं आए तो मुझे लाइव सेशन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा और डिटेल में। नाउ तो ये आपको मैंने 2 चीज बता दी। पहला बजट व्यय के बारे में बता दिया, बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसे 2 भागों में बांटा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद मैंने आपको बता दिया प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में, कि जो पहले से प्लान है, डिसाइड है कि आने वाले 5 साल में हम ये करेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि ये काम करवा लेना, तो वो सारे प्लान में आ गए। और जो इन दोनों में नहीं थे वो नॉन प्लान में आ गए। एंड देन फाइनली ये बात करते हैं बजट के टाइप्स की। देखिए बजट बेसिकली 3 टाइप का होता है, बजट के टाइप की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा बजट का टाइप्स है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले की बात करेंगे बैलेंस्ड की, संतुलित कहेंगे हिंदी में से। दूसरा जो बजट होता है वो होता है सरप्लस का, सरप्लस मतलब अधिक्य का, अधिक्य मतलब फायदे वाला। और तीसरा होता है डेफिसिट का, ठीक है, इसका मतलब होता है घाटा या घाटे का। अब देखो, जब सरकार की इनकम रेवेन्यू बराबर हो सरकार के एक्सपेंडिचर के, मान लो सरकार ने, एग्जांपल ले रहा हूं, 1 करोड़, छोटा अमाउंट ले रहा हूं ताकि समझ आ जाए, 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा और 1 करोड़ ही खर्च कर दिए, है ना। तो सरकार को ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ। तो सरकार ने 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़, इनकम भी 1 करोड़, खर्चे भी 1 करोड़। तो भैया ये इस तरह के बजट को बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट। क्लियर है। बात करते हैं दूसरे टाइप के बजट की। तो दूसरे टाइप का बजट है यहां पर सरप्लस बजट। अब ये सरप्लस बजट या बजट अधिक्य क्या होता है, यह बजट का वो कंडीशन है जब सरकार आपसे रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करे, विच मीन्स सरकार के रेवेन्यू ज्यादा होंगी लेकिन सरकार के एक्सपेंडिचर कम होंगे। सरकार के रेवेन्यू अधिक लेकिन सरकार के एक्सपेंडिचर कम, विच मीन्स यहां पर सरकार के रेवेन्यू ज्यादा होंगे, किससे, एक्सपेंडिचर से। तो मान लो खर्चा, अब एग्जांपल कमाया हमने 1 करोड़ लेकिन खर्च कितना करा, 80 लाख। तो यहां पे 20 लाख की पूरी बचत हो रही है। ये सरकार कौन सा वाला बजट बना रही है, बजट अधिक्य वाला बना रही है, जिसमें सरकार को फायदा हो रहा है ना, अच्छी बात है। और लास्ट बात करते हैं किसकी, डेफिसिट बजट की।
डेफिसिट बजट में आप पता ही है, आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे, रेवेन्यू कम हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि सरकार को कौन सा बजट बनाना चाहिए, बैलेंस्ड, सरप्लस और डेफिसिट, तो आप में से बहुत सारे बोलेंगे सरकार को रेवेन्यू वाला सरप्लस वाला बजट बनाना चाहिए। अब आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, सरप्लस बजट का मतलब क्या है। सरप्लस बजट का मतलब है सरकार की रेवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम। अब ये कैसे होगा? सरकार की रेवेन्यू ज्यादा तब होगी जब वो आपसे टैक्स ज्यादा ले, चाहे वो जीएसटी की फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, वो आपसे टैक्स ज्यादा ले, तो सरकार के रेवेन्यू क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और सरकार आपके स्कूलों पे खर्चा कम करे, हॉस्पिटल पे खर्चा करे, आपके नालियों पे खर्चा कम करे, रोड पे खर्चा करे कम करे, डैम पे खर्चा कम करे, मतलब जितने भी प्लान है एक्सपेंडिचर पे खर्चा क्या कर दे? कम कर दे। इन दैट केस उसके एक्सपेंडिचर क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है सरकार के फायदे के बजट में पब्लिक का घाटा है, क्योंकि पब्लिक से टैक्स ज्यादा लिया जाएगा और एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। क्लियर है? तो बात करें डेफिसिट बजट की, डेफिसिट बजट में पब्लिक का फायदा है। क्यों? सरकार लोगों से टैक्स कम ले रही है, सरकार लोगों से टैक्स कम ले रही है, और वहीं सरकार लोगों पे एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है। कैसे? स्कूलों पे ज्यादा खर्चा, हॉस्पिटल पे ज्यादा खर्चा, सब्सिडी, डैम, ये सब पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन सरकार अपना टैक्स नहीं हो रहा, तो सरकार का घाटा हो रहा है। सरकार का घाटे का मतलब सरकार पे खर्चे ज्यादा हो रहे लेकिन रेवेन्यू इतना नहीं रहा। तो अब आपके हिसाब से कौन सा बजट बनाना चाहिए? ये पब्लिक के फायदे का है, ये सरकार के फायदे का है? आप में से अधिकतर बोलेंगे कौन सा बजट बनना चाहिए? घाटे का। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में जब भी बजट बनता है हर साल, तो वो घाटे का बजट होता है। किसका होता है? घाटे का। लेकिन इसके लिमिटेशन भी हैं। अब मैं घाटे के बजट क्या होता है बेसिकली आप बात करो, समझो। अगर घाटे का बजट बनेगा तो सरकार के खर्चे ज्यादा होंगे लेकिन रेवेन्यू कम होगा। अब सरकार के खर्चे ज्यादा होंगे तो वो पूरा करने के लिए, जो लॉस पूरा हो रहा है, एक्सपेंडिचर यहां पे लॉस होगा, है ना, उस लॉस को पूरा करने के लिए या तो वो बोरोइंग करेगी, उधार लेगी, या फिर वो न्यू नोट करेंसी लाएगी, न्यू करेंसी। बोरिंग मतलब या तो वो लोन लेगी, अब लोन लेगी तो भाई ब्याज देना पड़ेगा, फालतू का पैसा बाहर जाएगा, है ना। दूसरा, या तो वो नए नोट छाप ले देश में। अब देश में नए नोट छापने का मतलब है भाई देश में पैसा ज्यादा हो जाना। देश में नए नोट छापने का मतलब है देश में पैसा ज्यादा हो जाना। क्या करो, अच्छी बात है? जी नहीं, बेकार बात है। अगर देश में आवश्यकता से अधिक पैसा हो जाएगा ना, तो होगा क्या, इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा आ जाएगी, मतलब तरलता ज्यादा आ जाएगी। तरलता मतलब या पैसा मत तो समझ, वो पानी में समझ लेना, लिक्विडिटी मतलब आसानी से। अब लोग बस सबके पास पैसा लेकिन सामान नहीं है, चीजों के रेट तुरंत बढ़ेंगे। दोबारा समझना, लोगों के पास भरमार पैसा है, सबके पास, लेकिन बनाने वाला नहीं कोई। किसान भी नहीं बना रहा, क्यों? पैसा है। किसान भी नहीं बना रहा, क्यों? पैसा है। सब कोई सामान बना ही नहीं रहा है, तो होगा क्या इस केस में? सामान बनाने वाले हैं नहीं, पैसा सबके पास है, तो इस केस में रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगी। तो इसलिए घाटे के बजट का कुछ नुकसान भी है। हमें लगता है फायदे में हमारे पब्लिक के, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी है। बाद बाकी ये बजट घाटा फायदा ये सब कैसे निकाला जाता है वो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा बजट के 3 तरह के घाटे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा, इसको फिस्कल डेफिसिट ही बोलते हैं, और तीसरा जो घाटा है वो है प्राइमरी घाटा, जिसे प्राइमरी घाटा मतलब प्राथमिक घाटा भी कहते हैं। साथ ही हम समझेंगे कि जो हमारा घाटे है उसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, मतलब कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जाके, और वहां पर जाके बताने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब कि 4 पार्ट में ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, तो मिलता है अगले पार्ट में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं कमेंट रीड करके आपको लाइव सेशन में बता दूंगा। ठीक है, तो मिलता है अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।